हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 10 जून और आज के इस वीडियो में हम 10 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश ये कौन बना है? तो हाल ही में जो अल सल्वाडोर है, जो कि एक कैरिबियाई देश है, ये बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन क्या होती है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एक ऐसी करेंसी है जिसे ना तो हम देख सकते ना ही छू सकते। यह एक डिजिटल करेंसी है और यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जैसे कि देखिए, जो बिटकॉइन है इसके शेयर एकदम से ऊपर चले जाते हैं और एकदम से नीचे भी आ सकते हैं, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। दूसरा ये भी है कि जैसे कि करेंसी बंद होने का, जैसे कि अभी भारत में जो 1000 के और 500 के नोट बंद हो गए थे, तो किसी भी देश की करेंसी बंद होने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि विभिन्न देशों के अलग अलग मत है इसमें। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जो तुर्की है, इसने बिटकॉइन को बैन किया था, जबकि ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम अपने डिजिटल करेंसी लाएंगे और इसे नाम देंगे ब्रिटकॉइन। जबकि इस पर भारत के क्या विचार हैं, तो भारत इस पर कानून लाने की भी सोच रहा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जो स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क, इन्होंने घोषणा की थी एक ट्वीट के माध्यम से कि इनकी जो कंपनी है ये अब बिटकॉइन नहीं लेगी, जिसके कारण बिटकॉइन के जो शेयर हैं ये एकदम से नीचे आ गए थे। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं अल सल्वाडोर की, जिसने कि इस बिटकॉइन को मंजूरी दे दी है, यानी कि मान्यता दे दी है। अल सल्वाडोर की लोकेशन आप देख सकते हैं, इसकी राजधानी सन सल्वाडोर, करेंसी है अमेरिकी डॉलर। आप देख पा रहे हैं ये है कैरिबियाई कंट्री। कैरिबियाई कंट्री क्यों है? क्योंकि ये कैरिबियन सी के पास स्थित है। अब इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो कुछ कैरिबियाई कंट्री है जो कि चर्चे में रही है, करंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अल सल्वाडोर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसी के पास आप देख सकते हैं ये है निकारागुआ। ये किसके कारण चर्चे में था? भारत की जो पहल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस पर हस्ताक्षर करने वाला ये 87वां देश बना था निकारागुआ। और आप क्या देख पा रहे हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं हैती, हैती के जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने अभी हाल ही में इस देश में हत्या और अपहरण के मामले जो बढ़ रहे थे, मतलब कि अशांति के चलते इस्तीफा दे दिया था। हैती के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये है डोमिनिकन रिपब्लिकन, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? मेहुल चौकसी के कारण। बाकी स्टोरी तो आप लोगों को मालूम ही है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पनामा स्ट्रेट, जिसके माध्यम से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग होते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है विश्व के पहले देश की। अल सल्वाडोर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अर्जेंटीना, तो ये जेनेटिकली मोडिफाइड गेहूँ को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है, जिसका नाम रखा गया है HB4। ब्रिटेन क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है, जबकि जो न्यूजीलैंड है ये क्लाइमेट इमरजेंसी पर कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में चर्चे में रही स्नी स्नॉट का प्रकोप किस महासागर में देखा गया है? सी स्नॉट, तो इसका प्रकोप हाल ही में देखा गया है मरमरा सागर में। हालांकि ऑप्शन में मैंने जितने सी के नाम लिखे हैं ये सभी आप याद रखेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि इसकी लोकेशन हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस मरमरा सी के बारे में, जहां ये सी स्नॉट देखा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एशिया की लोकेशन, यहाँ से यूरोप लग जाता है। तो आप लोगों को ये तो मालूम है कि केवल 2 ही कंट्री हैं जो कि एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। एक तो है रशिया। रशिया ये तो आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। रशिया का वह हिस्सा जो एशिया में आता है ये साइबेरिया कहलाता है। इसकी जो राजधानी है मॉस्को, ये आती है यूरोप महाद्वीप में। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तो तुर्की ये तो पूरा आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, लेकिन तुर्की की जो राजधानी इस्तांबुल ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये है तुर्की। ये जो आप देख रहे हैं इस्तांबुल, यही इस्तांबुल ये आता है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। जिस सी की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ मरमरा सी, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इस्तांबुल से लगा हुआ ये जो आप देख रहे हैं यही है मरमरा सी। यहाँ क्या देखा गया है? सी स्नॉट। सी स्नॉट कहने का मतलब है कि देखिए ये जो मरमरा सी है इसके आसपास जो घर बसे हैं, मतलब कि इस्तांबुल शहर है जो, यहाँ का जितना कचरा होता है ये बहते हुए आता है और इसे मरमरा सी में आकर के मिल जाता है।
तो आसपास के शहरों से ये जो पूरा गंदा पानी है इसी मरमरा सी में आकर के मिल जाता है। और यहाँ गंदा पानी जमने की वजह से जो काई की परतें हैं, काई आप लोग समझते होंगे, हमारी भाषा में तो उसे काई ही बोलते हैं। पानी के ऊपर जो हरे रंग की परत जम जाती है इसे ही काई कहा जाता है। यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगापुर का एक जहाज है जो कि श्रीलंका के पास डूबा है, और उसके डूबने की वजह से उसके ऊपर जो रसायन लोड था ये पानी में बह गया। और इससे क्या होता है, देखिए, पानी के ऊपर की जो परतें हैं इस पर ये जो प्रदूषण फैल जाता है, जिससे कि सूर्य की जो रोशनी है ये पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती, और पानी के अंदर जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं, ये भी मर जाती हैं। और पानी के अंदर रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं जो कि इसी वनस्पति पर आधारित होते हैं वे भी इस घटना के कारण मर जाते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि इसी पर्यावरण असंतुलन के कारण, मतलब कि सबसे पहले आप इस इमेज को देखेंगे, ये जो हरे रंग की परत आप लोगों को दिख रही है, यह नाव भी नहीं चल पा रही है। इस तरह से ये पानी जाम हो चुका है, जिसे कि सी स्नॉट की घटना बताई जा रही है। हालांकि तुर्की में ये ऐसी पहली घटना नहीं है, इसका पहला मामला 2007 में देखने में आया था, लेकिन इस साल जो मामला सामने आया है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि माना जा रहा है, जो पर्यावरणविद है इनका ये मानना है कि इतने ज़्यादा प्रदूषण के कारण इस सागर में जो मछलियाँ हैं ये दम घुटने के कारण मर भी सकती है। और इस एरिया के आसपास के जो लोग हैं इस घटना के कारण यहाँ मछली भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी जीविका के लिए इन्हीं मछलियों पर आधारित होते हैं। अब प्रदूषण के कारण मछलियाँ नहीं रहेंगी, मर जाएंगी, तो इनकी भी जीविका पर असर हो सकता है। और यदि आप लोगों को याद हो तो बीते दिनों में ऐसी कई घटना है जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कैस्पियन सी की, जो कि सबसे ऊपर पड़ता है, ये आप देख रहे हैं कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इसके बाद ब्लैक सी के नीचे ही जो मैंने आप लोगों को बताया ये मरमरा सी, इसके बाद है एजियन सी। इसे ही अब आप लोगों को थोड़ा जूम करके देखना है। तो ये है कैस्पियन सी, जिससे कि एशिया और यूरोप महाद्वीप अलग होते हैं। ये क्यों चर्चे में आया था, देखिए, जो कैस्पियन सी है इसी के तट पर इसी प्रदूषण के कारण लगभग 170 लुप्त प्राय सील ये मृत अवस्था में पाई गई थी। इसके नीचे यदि आप आएंगे, कुछ यहाँ स्थित है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। ये क्यों चर्चे में आया था, इसी ब्लैक सी में तुर्की के द्वारा नेचुरल गैस की खोज की गई थी। इसके बाद तुर्की के, मतलब कि ब्लैक सी से थोड़ा आप नीचे आएंगे, ये है इस्तांबुल, और इस्तांबुल के पास हमने डिस्कस किया है मरमरा सी। यहाँ आप ये देख पा रहे हैं कि मरमरा सी और ब्लैक सी, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ एक जल संधि है। इसका नाम क्या है, बॉस्पोरस स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है कि जहाँ 2 जल भाग अलग होते हैं और 2 थल भाग मिलते हैं, वहीं स्ट्रेट का निर्माण होता है। तो ब्लैक सी और मरमरा सी, इन दोनों के बीच में स्थित है बॉस्पोरस स्ट्रेट। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, आप मरमरा सी के नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ता है एजियन सी। तो एजियन सी और मरमरा सी, इनको जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है इसका नाम है डार्डनस स्ट्रेट। इसका नाम भी आप याद रखेंगे। तो 4 महासागर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे थे। किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर इसकी घोषणा की है, तो ये घोषणा हाल ही में की गई है G7 के द्वारा। हाल ही में ब्रिटेन की अध्यक्षता में इस G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। ब्रिटेन की अध्यक्षता में, तो आप समझ ही सकते हैं ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है, ये हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। इन्हीं की अध्यक्षता में G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह तय किया गया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इन पर जो न्यूनतम वैश्विक कर है ये होगी 15% तक की। अब इसे हम समझ लेते हैं। इन G7 कंट्रीज़ ने ये कहा इस बैठक में कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो कॉरपोरेट टैक्स की एक मिनिमम दर तय करेंगे, और इसे ही तय किया गया है 15%। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है कि जो बड़े उद्योग हैं जितना लाभ कमाते हैं इसी लाभ पर जो टैक्स लगाया जाता है यही कहलाता है कॉरपोरेट टैक्स। दूसरा ये फैसला किया गया है कि जो कंपनी जिस देश से धन कमा रही है और वहीं इसका टैक्स भी पे करेगी। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, अमेजॉन, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में रहती हैं। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ये कंपनियां हर साल भारत से लाखों करोड़ों रुपए यानी कि भारी मात्रा में हर साल पैसा कमा करके अपने देश ले जाती थी, जिसका कोई भी फ़ायदा भारत को नहीं मिलता था, क्योंकि ये कंपनीज़ भारत को किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करती थी। तो 2016 में भारत सरकार ने क्या कहा कि आप भले ही विदेश की कंपनियां हैं, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पर कुछ एडवर्टाइजमेंट भी चलाए जाते हैं जो कि भारतीय भी होते हैं, तो आप उन एडवर्टाइजमेंट से भी तो कमाती हैं, इसलिए अब आप पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह
भारत सरकार इनसे 2016 से एक टैक्स ले रही थी और ये टैक्स 6% का ले रही थी, लेकिन भारत सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद से यदि आप लोगों को याद होगा तो लास्ट ईयर की ही बात है, 2020 का जो बजट जारी किया गया इसमें इन्हीं कंपनीज़ पर 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स इसकी भी घोषणा की गई थी। तो इससे हुआ क्या कि ऐसे देश जहां बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इन्हें दिक्कत होने लगी, तो इन्होंने प्रस्ताव दिया कि ऐसा करते हैं, एक जगह बैठ करके इसका निर्णय ले लेते हैं कि ये जो टैक्स है ये कितना रखा जाएगा। तो अभी जो G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई इसमें ये डिसीजन लिया गया है, मतलब कि ये बयान जारी किया गया है कि जिस देश ने आपको मार्केट दिया है उसे भी तो फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए पूरी दुनिया का जो मार्केट कॉरपोरेट टैक्स है ये निर्धारित कर दिया गया है 15% तक का। साथ ही जो कंपनी जहां कमा रही है वहां उसे टैक्स भी चुकाना होगा। तो यही फैसला ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है साहिब अब्दुल्ला, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं, इसके 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये हैं मालदीव के विदेश मंत्री, यही चुने गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष। अभी तक कौन थे? रशिया के वोल्कन वोस्किर, इन्हीं का स्थान ले लिया है साहिब अब्दुल्ला ने। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अनूप चंद्र पांडे। देखिए यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं की जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में भारत के 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि बनाए गए हैं सुशील चंद्र, इन्होंने स्थान लिया है सुनील अरोड़ा का। तो इसे आप ऐसे समझेंगे, एक तो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अलावा 2 अन्य होते हैं। तो मुख्य तो हो गए सुशील चंद्र, 2 अन्य में एक तो हैं राजीव कुमार, दूसरे थे अशोक लवासा। लेकिन जो अशोक लवासा थे इनकी नियुक्ति एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कर दी गई, जिसके बाद से ये दूसरा पद खाली था। तो अब इसके जो दूसरे चुनाव आयुक्त बने हैं यही बन गए हैं अनूप चंद्र पांडे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र, 2 अन्य हैं अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। यदि हम बात करें अनूप चंद्र पांडे की, जो कि 1984 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। अब हम जान लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई और इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं। अगला है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन बनी है? तो देश की ये जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है जो कि बन गई है केवड़िया, और ये केवड़िया कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। इसे ही देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया गया है। कहने का मतलब है कि इस शहर में अब केवल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगी इन्हीं के आवाजाही को मंजूरी दी गई है और गुजरात की इसी केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाली वाहनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे होगा क्या कि जलवायु परिवर्तन जिसकी समस्या पूरे वर्ल्ड में चिंता का विषय है, साथ ही बढ़ते वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। अब ये है गुजरात में स्थित। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। देश का पहला जो कि गुजरात में स्थित है तो ये है भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जिसे आप KVIC के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा स्थापित किया गया है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये गुजरात के ही महिसागर जिले में स्थापित किया गया है। अब दुनिया का पहला जो कि गुजरात में स्थित है, तो दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है आप सभी जानते हैं अहमदाबाद में है, मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो कि बनने जा रहा है गुजरात में ही। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस पहल के माध्यम से यानी कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन ये जो अभियान है इसका मेन पर्पस ये है कि दिल्ली में 45 और उससे अधिक वर्ष की आयु के जो नागरिक हैं इनका जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जा सके। तो ऐसे में दिल्ली के आसपास जो वोटिंग पॉइंट है जहां वोटर्स वोट देते हैं, इस मतदान केंद्र पर टीका लगवाया जाए, इसी के लिए अवेयर किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। और हाल ही में दिल्ली सरकार की एक योजना है जिसका नाम है घर घर राशन योजना, इसी पर प्रतिबंध लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो ये जो वाटर ब्यूरियल फिल्म है
जो कि रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से। इसे ही 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन है? ये हैं शांतनु सेन। हाल ही में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये राज्य और यूटीज़ दोनों को मिलाकर ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि स्कूली शिक्षा में जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रहा, इसमें टॉप पर रहा है पंजाब। पंजाब जो कि 1000 में से 929 के स्कोर के साथ इस चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद है चंडीगढ़ का स्थान और इसके बाद है तमिलनाडु। यहाँ बात की जा रही है इंडेक्स को टॉप करने की। आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो नीति आयोग के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें टॉप पर रहा था तमिलनाडु। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा ही एक और इंडेक्स रिलीज किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य। टॉप पर रहा है केरल। नीति आयोग के द्वारा ही क्या जारी किया जाता है? इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक, जिसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला है भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, इस मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने का कार्य करेगा। और इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित जो इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 है, इसमें लॉन्च किया गया था। देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने के लिए अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं और अपने अपने देश के लिए कुछ राष्ट्रीय मिशन या योजनाएं लॉन्च करते हैं। इसी क्रम में भारत के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा के लिए इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 के लिस्ट में कौन टॉप पर रही हैं? तो इसमें टॉप पर रही रिया चक्रवर्ती। और ये जो लिस्ट है, ये विभिन्न क्षेत्र में 40 से कम उम्र की महिलाओं को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। टॉप पर रखा गया रिया चक्रवर्ती को, जो कि लास्ट ईयर चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए, इस साल की जो मिस यूनिवर्स बनी है, नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मिस यूनिवर्स है, ये है मैक्सिको की। तो इसमें टॉप 3 जो है, इसके बाद जो चौथा स्थान था मिस यूनिवर्स की कैटेगरी में, ये था भारत की एडलाइन कैस्टलिनो का। और इसी एडलाइन कैस्टलिनो को रिया चक्रवर्ती के बाद दूसरे स्थान पर इस लिस्ट में रखा गया है। तीसरे स्थान पर दिशा पाटनी और फिर कियारा आडवाणी का स्थान आता है। फिर अगला है, इसी लिस्ट की यदि हम बात करें तो मेंस की कैटेगरी में ये जो रैंकिंग रिलीज की गई है, इसमें सुशांत सिंह राजपूत को पहला स्थान दिया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर अमेरिका था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, असम का 6वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।